सात भाई और एक बहन की दिल दहलाने वाली कहानी। इस कहानी में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों सात भाइयों ने अपनी सगी बहन का मांस खाया था। इस कहानी को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व झारखंड राज्य के दक्षिणी छोटानागपुर, जो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है, बुरमू प्रखंड के गिंजो ठाकुर नाम के गांव में बिंदु टोंगरी के नाम से काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं एक व्यक्ति के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सातों भाई में बहन इकलौती और सबसे छोटी थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी और संस्कारी थी। सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े भाई अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए चले गए और अपनी छोटी बहन को खाना बनाने के लिए कहा था। सातों भाई के लिए बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी साग को तोड़ कर लाई और बड़े प्यार से सरौटी साग की सब्जी बनाने के लिए सरौटी के साग को हंसुआ से काट रही थी। उसी दौरान उसकी एक उंगली काट जाती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो जाता है। तब बहन सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि खून अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर मासिक धर्म समझेगी, और मैंने खाना बनाया है उस खाना को नहीं खाएंगी। बहन इस डर से सब्जी पकाने वाले सरौटी साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है और उसी खून लगे साग की सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगा। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो बहन डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। अगले दिन सातों भाइयों ने कहा, फिर से एक बार वही सरौटी साग की सब्जी बनाओ। परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने के लिए सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन बहन को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगते हैं। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने बहन को मारकर उसका मांस खाने के लिए तैयार हो गए। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास बहन को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उनके मांस को खाने की लालसा रखते हैं।
एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने अपनी बहन को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंट के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब बहन को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूरी हो, इसलिए भी वह मचान पर जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंट के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टुंगरी छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने तीर की धार तेज करते हैं। टुंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी बहन पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा, छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर से बहन पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों भाई में सबसे निपुण था। बहन जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकी भाइयों की तरह लालची नहीं है। सभी भाई छोटे भाई से बहन पर निशाना लगाने के लिए कहते हैं। छोटा भाई अपनी बहन पर निशाना लगाने से मना कर देता है। 6 भाई कहते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन न की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। बहन हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा, छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे बहन के सीने को पार कर देता है और बहन की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मारपीट कर उसके शरीर को काटने के लिए कहते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल में भेज देते हैं। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि इतनी सारी लकड़ी को कैसे ले जाऊंगा। उसे जो रस्सी दी थी वो भी 7 टुकड़ों में उसे जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से छोटा भाई उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती पर गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो था कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो छोटे भाई ने। वहां इधर उधर देखा किंतु कोई भी नजर नहीं आता है। फिर उसको नाग देवता दिखते हैं और छोटा भाई नाग देवता को अपनी पूरी आपबीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहां रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और वह ऐसा ही करता है।
सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के साथ टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ी लेकर आता है। वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटा भाई पानी लाने के लिए एक पोखर के पास जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और वह वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को पोखर के मेढक, केकड़ा और मछली ने सुन ली और देख रहे थे, और वे तीनों छोटे भाई को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर वह उन्हें अपनी आपबीती को बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ। नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब बहन के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना, बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब बहन का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया, तब छोटे भाई ने बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टिलहे में डाल दिया। और कुछ समय बीतने पर वहां बांस का एक बड़ा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला व्यक्ति उसी बांसोदा के पास से गुजर रहा था, और वह सुंदर सुंदर बांस के पौधे को देखकर सोचता है कि अगर इस बांस से केंदरा बनाया जाए तो कितना सुरीली धुन निकलेगी। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। वह व्यक्ति फिर भी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस की आवाज इतनी सुंदर है, यदि केंदरा बनाएंगे तो कितनी मधुर आवाज निकलेगा। और वह व्यक्ति इस बांस से एक सुंदर केंदरा का निर्माण करता है। इस केंदरा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि वह व्यक्ति जहां जहां भी इसे बजाता है, इसकी ध्वनि से लोग खुश हो जाते थे। एक दिन वह घूमते घूमते बड़े भाई के घर पहुंचता है, और अधिक धन के लालच में वह व्यक्ति जोर जोर से केंदरा बजाना शुरू करता है। परंतु इस बार केंदरा का मीठा सुरीला स्वर नहीं बजता, और जब वह व्यक्ति कुछ नई धुन बजाने की कोशिश करता है, लेकिन केंदरा से बार बार एक ही धुन बज रही है, ना बाज रे केंदरा, ई तो लगो मोर दुश्मन कर घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा भाई मारपीट कर उसको अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते वह व्यक्ति 6 भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर दुश्मन कर घर। यह धुन सुन सारे भाई उसको डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे आखिर में वह छोटे भाई के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंदरा खुद ही बजने लगता है, जोर जोर से बाज रे केंदरा, ई तो लगो मोर छोट भैया कर घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा भाई मोहित हो जाता है, और यह धुन सुनकर छोटे भाई से रहा नहीं गया, और उसने भीख मांगने वाले व्यक्ति से केंदरा की मुंहमांगी कीमत देकर उसे खरीद लिया। कुछ समय के बाद एक दिन छोटा भाई अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, और जब वह वापस लौट कर आया
तो उसने देखा कि उसके घर का सारा काम सुंदर ढंग से किया हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा भाई सोचता है कि मेरे घर का सारा काम किसने किया है। यही घटना छोटे भाई के साथ कई बार हुई और भाई के मन में जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन छोटा भाई सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना करके बाहर जा रहा हूँ बोलकर घर से बाहर निकल आया और छुपकर वापस आ गया। अपने घर में एक कोने में आकर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार करने के बाद उसने देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की केंदरा से निकलकर घर के अंदर आती है और सारे घर की साफ सफाई कर वापस उसी केंदरा में समा जाती है। यह देख छोटे भाई की आंखें खुली की खुली रह गई। उस लड़की की शक्ल उसकी छोटी बहन के जैसी थी। छोटा भाई अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप गया और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे घर की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने वाली थी, तब छोटे भाई ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और तुरंत केंद्रा को तोड़ दिया और उसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए इंसान के रूप में परिवर्तित हो गई और दोनों भाई बहन खुशी खुशी से साथ साथ रहने लगे। आज भी उसी स्थान पर आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद के रूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा उसी स्थान पर वहीं सरौटी साग को चढ़ाया जाता है। आज भी दूर दूर से उसी स्थान पर लोग आते रहते हैं।